हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सचिन ऑफ सूरत एज अ ब्रांच इन वलसाड। ठीक है, सूरत का एक सचिन करके एक आदमी है जिसका एक वलसाड में ब्रांच है। तो हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। देखो, आपकी कॉस्ट प्राइस जो भी होगी, वॉट एवर आई डोंट नो, उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट ऐड करना है। और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट ऐड करना है? 25। और फिर आपको जो मिलेगी उसको हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉइस प्राइस। ओके, मतलब जब एचओ मतलब हेड ऑफिस जो है वो अगर ब्रांच को गुड्स भेजेगी तो क्या करेगी? समझो कि 100 रुपए की चीज होगी तो 100 रुपए के ऊपर 25 रुपए ऐड करेगी प्रॉफिट का और उनको 125 में भेजेगी। समझे इस बात को? मतलब ब्रांच के पास जितना भी गुड्स होगा वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाएगा। और बस ये पूरी कहानी उनकी है कि ब्रांच को कैश और क्रेडिट दोनों पे बेचने की परमिशन है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच पेड बाय द हेड ऑफिस। ये सब तो देखो हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन होता है, एक बार पढ़ लेने का, कुछ नया मिल जाए ठीक है, वरना कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ नया होता नहीं है। यहाँ से आपको बोला गया है कि आपको ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना और ब्रांच अकाउंट भी बना दो। ब्रांच अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग पीएनएल और बाकी जो बचे अकाउंट्स है जैसे डेटर्स का अकाउंट है, पेटी कैश का अकाउंट है, वो भी बनाना पड़े। अब देखो, सबसे खास बात यहाँ पर ये होता है कि आपके पास ये स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है। ओपनिंग क्लोजिंग खास देख ले। मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ पर एक तो होती है कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर ऐड करते हैं तो आपको मिलता है इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने सब कुछ रेडी करके रखा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, इन प्रॉफिट अगर 25 है तो इनवॉइस प्राइस 125। ठीक है, तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की अगर बात की है तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास 4 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है। और ये जो है ना वो इनवॉइस प्राइस पे, मतलब ये 4 लाख है। फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। अभी आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट पता लगाना है। प्रॉफिट कितना होगा? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ये इनवॉइस प्राइस जो दे रखी है ना उसका 25% कर देंगे। देखो, 25% कॉस्ट प्राइस का करना है। मतलब अगर आपके पास अमाउंट है उसका 25% करना हो। समझे बात को? हमें ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन ठीक से गिन नहीं पाओगे। तो मैंने आपको सिखाया था मेरे कोर्स के अंदर कि जब भी अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट दिया है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इनवॉइस प्राइस का परसेंटेज कितना हो जाता है? 20%। चेक करो, देखो, अगर बिलीव नहीं होता है तो चेक करो। ये 125 का 20% करके देखो। 125 का 20% देखो, आ गया 25 रुपये। 125 का 20% करके देखो, ये आ जाएगा 25 रुपये। मतलब मेरे पास तो इनवॉइस प्राइस है ना, 4 लाख इज योर इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का 20% करो, मतलब ये आ जाएगा 80,000 प्रॉफिट। और 80,000 अगर माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 3,20,000। अब 3,20,000 का 25% करके देख लो, देखो 80,000 भी आ जाएगा। ऐसे ही 2 लाख, 2 लाख का आप 20% करोगे तो 40,000 आ जाएगा। 40,000 20% इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास इनवॉइस प्राइस नहीं है, सॉरी, हमारे पास इनवॉइस प्राइस है। अपने को जो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है वो कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है। तो आपको इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस का ही परसेंटेज चाहिए, तो इनवॉइस प्राइस का परसेंटेज है 20%। और इसको माइनस करोगे तो 1,60,000 इज योर आंसर। अभी आप क्या करोगे? यहाँ पर आपके पास देखो गुड्स सेंड भी है। देखो गुड्स सेंड कितना किया? 8 लाख। और गुड्स रिटर्न भी है देखो 40,000। मतलब यहाँ पर वो भी कंसीडर कर लो ना, 8 लाख हमने गुड्स सेंड किया और गुड्स रिटर्न कितना किया था? 40। तो इन दोनों को भी ले लो, इन दोनों का भी देखो 8 लाख का 20% करके देखो, 1,60,000। और 1,60,000 माइनस करोगे तो 6,40,000।
और 40,000 का आप कितना परसेंट करोगे, तो 40,000 का आप कर दो 20%, कितना आ रहा 8,000, और माइनस करोगे तो 32,000 हो गया। सारी कैलकुलेशन कर लो इस तरीके से, ओपनिंग क्लोजिंग गुड्स जो सेंड किया वो, जिसका इनवॉइस प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस भी निकाल लो, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये सभी ओपनिंग बैलेंस को लिख देता हूँ। देखो डेटर्स यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो अनपेड सैलरी, ये लायबिलिटी है, इसको आप कहाँ पर लिखोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए देखो अपने पास ब्रांच अकाउंट बनाया हुआ है ना, यहाँ पर देखो इधर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या आएगा, पहले तो स्टॉक है, और स्टॉक कितना था 4 लाख, फिर आपके पास डेटर्स, कितना डेटर्स है 2 लाख, ठीक है। ऊपर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। फिर है पेटी कैश, पेटी कैश कितना था 2,000, फिर फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 1,20,000 था ना, ओके, और फिर है 1,20,000, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, ओके, और इधर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब पिछले साल हमने कुछ 4,000 सैलरी पे करनी किसी को बाकी होगी। चलिए टोटल करिए, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख हो जाएगा, और 2,000 और 1,20 और साथ में दूसरा 2,000, मतलब 7,20,000। अभी क्या करना है, देखो ये स्टॉक जो होता है ना वो इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो हमें इस स्टॉक का जो रिजर्व होता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जो स्टॉक का इनवॉइस प्राइस पे होने के कारण उसका पर जो प्रॉफिट होता है वो हमें सामने लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के ऊपर जो प्रॉफिट था वो कितना था 80,000, वो 80,000 हमें सामने लिखना पड़ेगा इधर देखो, ठीक है। और स्टॉक का एक दूसरा एंट्री होता है ना यहाँ पर, ठीक है, स्टॉक, और इधर जो एंट्री होती है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे मतलब 4 लाख में से 80,000 माइनस करके कॉस्ट प्राइस पे उसका ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कर। चलिए उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, देखो गुड्स सेंट कितना, इनवॉइस प्राइस पे 8 लाख, तो 8 लाख का गुड्स सेंड किया, तो 8 लाख पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट था वो इधर लिखना है उसी नाम से, गुड्स सेंट टू ब्रांच, डिफरेंस कितना 1,60,000, जो आपने ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट करके रखा है, ये रहा देखो 1,60,000, और जो आपने गुड्स सेंड का कॉस्ट प्राइस था 6,40,000, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर 6,40,000 क्या आ जाएगा, गुड्स सेंड, ओके। उसके बाद आप आगे बढ़ो, क्या है, फर्नीचर सेंड टू ब्रांच, पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, दोनों लिख दे सर, फर्नीचर सेंड टू ब्रांच कितना आ जाएगा, फर्नीचर हमने कितना सेंड किया था 80,000, सॉरी 40,000, और अगर पेटी कैश सेंड किया तो वो तो लिखेंगे टू कैश, ओके, पेटी कैश के लिए हमने पैसा भेजा एक्सपेंस करने के लिए,
चलिए उसके बाद है ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया 40,000 का, तो वो कहाँ जाएगा, वो इधर, वो भी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही लिखेंगे, लेकिन लिख देने का इधर रिटर्न किया हमने, कितने का रिटर्न हुआ, तो 40,000, और ये 40,000 का सामने भी एंट्री होगा ना, उसका जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस था, इधर आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसका डिफरेंस 8,000, कितना 8,000, और ये जो आपने दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करके रखा है, ये 40,000, सॉरी ये तो ये रहा 8,000, और उसका 32,000 उसका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कहाँ जाता है बेटा, कॉस्ट प्राइस जाता है इधर, माइनस होगा 32,000 गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ओके चलिए बताइए, माइनस करेंगे तो 6,08,000 आ जाएगा। उसके बाद है कैश सेल, ठीक है, कैश सेल के बाद है, अच्छा पहले कैश सेल लिख देते, कैश सेल कहाँ लिखते हैं, देखो सबसे पहले तो कैश सेल के लिए यहाँ पर लिखो बैंक या तो कैश, और कैश सेल लिखो यहाँ, कितना हमने कैश में बेचा, बोला सर 5,20,000, और कैश सेल का दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, इधर ट्रेडिंग अकाउंट, बाय कैश 5,20,000, इधर आ जाएगा बाय क्रेडिट सेल्स, देखते हैं क्रेडिट सेल्स जितना आता है उतना लिखेंगे फिर बाद में। बताइए, डिस्काउंट अलाउ हमने डेटर्स को किया, टोटल सेल्स 12 लाख है, हमने डिस्काउंट डेटर्स को कितना दिया, 16,000, तो डेटर्स को अगर डिस्काउंट देते हैं तो डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है इधर 16,000 बाय डिस्काउंट अलाउड, और इसका दूसरा एंट्री जाता है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड 16,000। ओके, और टोटल सेल्स आपका कितना आया था, टोटल सेल्स आपका 12 लाख आया था, क्वेश्चन में दे रखा है, और उसमें से माइनस करेंगे 5,20,000, तो 6,80,000 आपका क्रेडिट, और क्रेडिट सेल्स का जो एंट्री है वो इधर आ जाएगा 6,08,000, क्योंकि इधर अपने पास बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आपने देखो स्टार्टिंग में देखा है, स्टार्टिंग में लिखा है 2 लाख, आपने स्टार्टिंग में लिखा था, और इधर भी बैलेंस ब्रॉड डाउन, इधर डेबिट लिख दे देने का सर, ये सब फॉर्मेलिटी है, और ये भी आपने ऊपर लिखा था 2,000 का पेटी कैश का बैलेंस, ठीक है, सब कुछ लिखा है अपने पास, देखो इधर सब कुछ अवेलेबल है, तेरा देखो दो डेटर्स का बैलेंस अपने पास पेटी कैश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैड डेप्ट, फिर डेटर्स का रिटर्न, मतलब डेटर्स से गुड्स रिटर्न हुआ, ओके, और बैड डेप्ट डेटर्स से गुड्स रिटर्न हुआ, तो वो दोनों कहाँ जाएगा, देखो डेटर्स के अकाउंट में जाएगा पहले तो क्रेडिट से, ठीक है, देखो इधर पहले तो बैड डेप्ट लिख, बैड डेप्ट क्या होती है, डेटर्स पैसे नहीं देने वाले, ये बैड डेप्ट हो गई 4,000 की, और इधर आ जाएगा डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिया, कितना गुड्स रिटर्न करने वाले डेटर्स, ओके, डेटर्स गुड्स कितना रिटर्न करने वाले 12,000, अब इन दोनों की दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, देखो बैड डेप्ट तो आपको पता ही है कि पीएनएल अकाउंट में जाएगा, टू बैड डेप्ट, और बाकी जो बचता है ये 12,000 का गुड्स रिटर्न वो इधर चला,
12 लाख में से 12,000 माइनस 7,88,000। ओके चलो, डिस्काउंट डिस अलाउड टू डेटर्स। देखो डेटर्स को डिस्काउंट डिस अलाउ होने वाला, डेटर्स को डिस्काउंट डिस अलाउ होने वाला है, तो कितना 4,000, मतलब जो डिस्काउंट अलाउ हुआ था वो अभी डिस अलाउड हो गया। ठीक है, ठीक है, डिसकंटिन्यू। देखो डिस्काउंट डिस अलाउड मतलब आपका जो डिस्काउंट आपने दिया था वो डिस अलाउड कर दिया। ओके, और ये बैड डेब रिटर्न हुआ 6,000 का। अब देखो बात सुनो, डेटर्स से डिस्काउंट डिस अलाउड हुआ, उसका दूसरा उसका पहला एंट्री कहाँ जाएगा, पहले तो अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इधर 4,000 अकाउंट अलाउड। ओके, और डिस अलाउड डिस्काउंट हुआ तो उसका दूसरा एंट्री कहाँ जाएगा, इधर। अकाउंट अलाउड। ठीक है, और एक 6,000 का बैड डेब रिटर्न भी हुआ। तो ये 6,000 का बैड डेब रिटर्न हुआ, तो बैड डेब रिटर्न यहां पर भी एक आता है 1,000। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पर बिल रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम डेटर्स 1,00,000। ओके, आपको 1,00,000 का बिल रिसीवेबल डेटर्स से मिला। अब ये एंट्री कहाँ जाती है, देखो ध्यान से समझ। ये डेटर्स का जो अकाउंट है ना, ये डेटर्स का ही अकाउंट है। ठीक है, ये डेटर्स का अकाउंट है, उसके डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पर 1,00,000 का बिल रिसीवेबल मिला। और यहाँ पर अपने पास देखो बिल रिसीवेबल का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, वो आपको ऊपर क्वेश्चन में डैश दे रखा है जब स्टार्टिंग किया था। तो ये 1,00,000 का बिल का पैसा आपको मिला, तो इधर बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, किसके पास से मिला, डेटर्स के पास। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन में एक और एंट्री है, बोला कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय द फायर इनवॉइस प्राइस एट 20,000। अब इसको भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आग लगने से अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय होता है, ओके, तो वो गुड्स का आपको कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत है, ये इनवॉइस प्राइस है। तो 20,000 के ऊपर 20%। क्यों 20%? क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस का 20% होता है, अपने को कॉस्ट प्राइस पर 25% दिया है। तो इसका 20% करेंगे तो 4,000 होता है, और 4,000 माइनस करेंगे तो मतलब समझो 20 में से 4 गया तो यहाँ पर 16,000 हुआ। मतलब हकीकत में मेरा जो गुड्स का नुकसान हुआ वो 16,000 हुआ। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि देखो बेटा टेंशन मत लो, आपका 16,000 का नुकसान हुआ ना, ओके कोई बात नहीं, हम आपको है ना इसमें से 8,000 रुपये क्लेम दे देंगे, और बाकी 8,000 आपका नुकसान रहेगा। लॉस टू फायर। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कितनी अच्छी, अब देखो बोला कि देखो आपको पैसा मिल जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। अभी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या अपने को पैसा दे दिया या देना बाकी है, वो सब आपको यहाँ पर देखो। सबसे पहले एक काम करो, लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को पैसा दिया थोड़ा। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को जो नुकसान हुआ उसका आधा ही पैसा दिया। तो सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को नुकसान कितना हुआ उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। पहले तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट है, 16,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब यहाँ पर लिखेंगे गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, आग लगने से हुआ गुड्स का नुकसान। और अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं निकाला होता ना, तो पूरा 16,000 का नुकसान इधर भी रिकॉर्ड कर ले, इधर भी 16,000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपने को 8,000 देगी, तो अपना नुकसान 8,000 ही हुआ। यहाँ पर लिखेंगे लॉस ड्यू टू
फायर, और बाकी का पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को दे दिया होता तो यहाँ पर लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर लिख देते 8,000। लेकिन देखो अभी श्योर नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया कि नहीं दिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन इंश्योरेंस क्लेम। अगर आप इधर लिख दोगे 8,000 तो भी चलेगा, इधर लिखोगे तो समझ लो पैसा मिल गया है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है, दोनों में से कोई एक चलेगा। इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला होता तो हमारे पास एज अ एसेट मतलब रिसीवेबल अमाउंट दिखाते हैं 8,000, चलेगा, दोनों पॉसिबल, क्योंकि आप खुद सोचो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दिया, अगर ऐसा समझना है तो आप ऊपर लिख दो, चलेगा। ओके, चलिए अभी अपने पास देखो ये पैसा मिला एचओ से एक्सपेंस करने के लिए, तो ये सारा का सारा अमाउंट जो है वो हमें लिखना है इधर। ठीक है, सभी अमाउंट को इधर लिख देना टू कैश करके, क्योंकि सभी अमाउंट को एक्सपेंस के लिए अपने को मिला है। देखो पहले तो वेजेस के लिए आपको कितना पैसा मिला, 20,000 रुपये मिला हेड ऑफिस से। ठीक है, सैलरी के लिए कितना पैसा मिला, 48,000 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रेंट के लिए कितना पैसा मिला, 24,000 में। फिर आपको इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा मिला, 4,800, और ओवरऑल सब कुछ ले दे के आपको 96,800 रुपीज़ मिले। लेकिन 96,800 का जो टोटल है, इसका 96,800 इसका टोटल एक बार करके देखो, क्या हमको जितना पैसा मिला था हमने वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया? लेकिन नहीं सर, हमने पैसे सारे खर्च नहीं किए, तो माइनस करो तो सर 18,000 रुपये अभी भी अपने पास है। मतलब हेड ऑफिस से जो भी खर्चा करने के लिए पैसे मिले थे उसमें से इतना कैश बैलेंस अभी भी अपने पास होगा। खर्च नहीं किया, हमने खर्चे कम किए। क्या, तो मैं क्या करूँगा, ये 18,000 का बैलेंस जो है ना वो इधर बैलेंस में लिख दूंगा, कैश बैलेंस 18,000। डन, एकदम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे का कहानी ये है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ है, जैसे इधर अपने पास क्रेडिट सेल्स भी आया। ठीक है, टैक्स 6,80,000। ठीक है, तो वो इधर लिख सकते हैं, हमारे पास हुआ है ना। चलिए अब देखो, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी दूसरे एंट्री बाकी है, तो पहले चेक कर लेते। ठीक है, देखो आपके पास ब्रांच अकाउंट में देखोगे तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में हमने अपने को कैश मिला, पेटी कैश कितना मिला, 2,800। मतलब ब्रांच को एचओ से 2,800 रुपये मिले, तो वो 2,800 इधर ले लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट मतलब 4,800, 4,800 हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए अभी हम सारे खर्चे भी तो करते हैं ना। देखो जैसे हमने यहाँ पर कुछ खर्चा पेमेंट करना जो बाकी था वो कर लेते पहले। ये 14,000, 40,000, 20,000 और 4,800। कैरेज एंड वेजिस ये तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं। देखो वेजिस और कैरेज वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, उसमें कितना क्या दे रखा था, सैलरी। ठीक है, हाँ सैलरी दे रखा 40,000। अब देखो सैलरी जो 40,000 दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो इधर आएगा सैलरी। आपने 40,000 सैलरी पे किया था, लेकिन देखो ध्यान दो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी था क्या। देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो माइनस करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछले साल का है, मतलब ओपनिंग का है, ओपनिंग मतलब पिछले साल का होगा,
और इस साल का अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मतलब एक तरीके से क्लोजिंग का, तो वो प्लस कर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कहाँ से मिलेगी? देखो उधर से ऊपर से मिल जाए, यहाँ पर देखो 4,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है ओपनिंग की, और क्लोजिंग की भी 4,000 है, दोनों 4,000, दोनों 4,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। ठीक है, प्लस करो माइनस करो, देखो 4,000 पहले ओपनिंग वाला माइनस करेंगे, क्लोजिंग वाला प्लस करेंगे, माइनस प्लस करके वापस बाहर 40,000। और 4,000 का यहाँ पर दूसरा एंट्री होता है ना, वो जो क्लोजिंग वाला, इधर एक दूसरी एंट्री होगी ना, बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, 4,000 की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद है रेंट का 20,000 और इंश्योरेंस का 4,800। रेंट में तो लगभग कोई आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ था नहीं, तो रेंट सीधा पे कर दो 20,000 रेंट। और इंश्योरेंस, अच्छा इंश्योरेंस का आपने कितना पेमेंट किया? तो देखो इंश्योरेंस का आपने 4,800 का पेमेंट किया। लेकिन अगर इंश्योरेंस में देखोगे तो इंश्योरेंस में कुछ ऐसा इंश्योरेंस भी था जो आपका पेमेंट करना, मतलब प्रीपेड था। देखो ये ओपनिंग प्रीपेड होता है ना, देखो ओपनिंग में प्रीपेड होता है, तो प्रीपेड अगर ओपनिंग का बैलेंस है तो ये क्या होता है? ऐड होता है। और ये क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, या तो फिर देखो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है ना, तो एक चीज यहाँ पर लास्ट में इधर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कौन सा? वो क्लोजिंग वाला 2,800। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, अगर समझो आपने इधर इंश्योरेंस कितना था, देखो वैसे इधर इंश्योरेंस 4,800 दिखाया था, ठीक है, 4,800 यहाँ पर दिखाया, ओके। तो अगर इंश्योरेंस इतना ही पे किया होता तो आप क्या करते? 4,800 उसमें ये वाला इंश्योरेंस ऐड करते, क्योंकि देखो सेम साइड है, और ये वाला इंश्योरेंस जो है वो लेस कर देते, और फिर जाके पीएनएल में दिखाते, समझे? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इधर जो इंश्योरेंस होता है उतना जरूरी नहीं कि उतना ही पे किया होता है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हमने पेमेंट इतना ही किया, तो फिर इसके अंदर ये वाली अमाउंट ऐड कर लो और ये वाली अमाउंट लेस कर दो, ऐसा भी आप काम कर सकते हो। लेकिन ये फिर है ना रट्टा मारने वाली बात हो जाती है। लॉजिकली सोचोगे तो लॉजिकली क्या है कि अगर आप प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप ऐड करते हो, और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो लेस करते हो। ठीक है, मतलब ओपनिंग प्रीपेड 2028, ठीक है। तो ये एड लेस वाला काम थोड़ा ऐसा होना, तो आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख के रखो ताकि एग्जाम के अंदर इसकी गलती तो ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स का एटलीस्ट ना इसके ऊपर इतना मिस्टेक हो जाए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हर बार ये आता है ना तो इसी तरीके से आएगा, इसमें कोई आपको घुमा फिरा के ज़्यादा देने नहीं वाले। ठीक है, तो हो सकता है तो आप अच्छे से इसको याद कर लो, कैसे भी करके आप लिख के रखो अपने नोटबुक के टॉप पेज पे, ताकि आप उसको एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर सको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो भी तो देखो सब क्लोजिंग लिखना बाकी है, वो लिख लेते है ना। चलिए सबकी क्लोजिंग लिख देते हैं। जैसे स्टॉक का 2 है, डेटर्स का 160 है, ये है 60 है, आपके पास 800 है, और इन दोनों का तो ऑलमोस्ट लिख दिया, ये ढूंढना पड़ेगा, वो बाद में ढूंढ लेंगे। चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले अपने पास स्टॉक है, स्टॉक कितने था? 2 लाख, और स्टॉक के ऊपर जो रिजर्व था वो इधर आ जाए, स्टॉक डिफरेंस 40,
ठीक है। उसके बाद आपको स्टॉक के बाद था डेटर्स, क्या था 1,60,000। ठीक है। फिर उसके बाद था बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल सॉरी 60 था। फिर उसके बाद था पेटी के, कितना था 800। ओके। और लगभग बाकी सब कुछ तो दे ही रखा है, एक फर्नीचर का बाकी है वो हमें ढूंढना। अभी एक चीज है, इन सब का क्लोजिंग इधर भी तो लिख देते हैं। देखो, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस पे लिखना है, ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस मतलब वो जो 2 लाख था उसमें इनवॉइस प्राइस था वो 2 लाख, उसमें से उसका जो स्टॉक रिजर्व हमने सामने लिखा था वो माइनस करके 1,60,000 लिखना है। समझे बात को? का कैलकुलेशन हमने बहुत स्टार्टिंग में करके रखा था। फिर आपको पेटी कैश का जो बैलेंस कैरीड डाउन दे रखा है, बैलेंस कैरीड डाउन 800 का, तो अगर ये 800 है तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये डिफरेंस आ गया, इसको बोलेंगे पेटी कैश एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में इधर। हो गया। और दूसरी बात, इधर खास चीज, बिल रिसीवेबल का भी बैलेंस कैरीड डाउन दे रखा है। कितना दे रखा है बैलेंस कैरीड डाउन? 60,000। तो 1 लाख, और ये 1 लाख पे अगर 60,000 माइनस होता है तो 40,000, और ये जो होगा ना वो कैश बैंक आएगा, इतना पैसा आपको मिला होगा। डिफरेंस है, ये 60,000 आपको दे रखा है, 40,000 का डिफरेंस आएगा, और ये पैसा आपको 40,000 जो है ना वो मिला है, रिसीव्ड करना है। और वो 40,000 आपको इधर भी मिल मतलब है ब्रांच अकाउंट में इधर 40,000 बिल्स। और डेटर एक, वैसा कभी होता है ना के बाद भी मिट जाता है तो फिर उसका प्रॉब्लम आता है। अब देखो इधर आपको डेटर्स का अकाउंट जो है, तो डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस है, लिख लें। डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस आपको लिख बाई बैलेंस। अच्छा, डेटर्स में कितना क्लोजिंग बैलेंस था? तो 1,60,000 का आपको क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। 1,60,000 का क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है। और इसमें अगर आप टोटल करोगे तो 8,84,000 आ रहा है, 8,84,000 आना चाहिए। तो देखो 8,84,000 में से 16,000, फिर 4,000, फिर 12,000, फिर 1 लाख, फिर 1,60,000 माइनस करेंगे तो बाकी जो यहाँ पर बचता है 5,92,000, ये आपका डिफरेंस आ रहा है। और ये जो है ना वो कैश या तो बैंक डेटर्स से जो पैसा मिला वो है 592। डेटर्स से जो पैसा मिला वो 592 है यहाँ। 592, थोड़ा ताकि पता चले आप जब दोबारा पढ़ो। कैश फ्रॉम, चलिए उसके बाद अगर आप देखो तो लगभग लगभग इसका पूरा टोटल हो जाना चाहिए, अभी कुछ ऐसा बाकी नहीं रहता। तो ये 11,58,000 का टोटल हो रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो फर्नीचर अपना पेंडिंग है, तो फर्नीचर पेंडिंग है तो एक काम करते हैं, फर्नीचर पे देखो डेप्रीशिएशन काउंट करना, कितना परसेंट है? 10%। और फर्नीचर जो है ना आपके पास दो है, एक तो देखो स्टार्टिंग में आपके पास 1,20,000 का था, और यहाँ पर आपको साल के बीच में
तो 40,000 का फर्नीचर सेंड किया। ओके, चलिए तो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्टिंग में 1,20,000 का फर्नीचर था और आपने दूसरा एक फर्नीचर 40,000 का साल के बीच में सेंड किया था, मतलब टोटल फर्नीचर 1,60,000। अभी इसके ऊपर अगर डेप्रीशिएशन की बात करें तो 10% के हिसाब से अगर काउंट करते हैं ना, तो आपका 1,20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 12,000 आता है ना, 12,000 आता है, चेक कर लो, 12,000 आता है 10% के, है ना, इधर लिख 10%। और इधर 10% के हिसाब से 6 महीने का काउंट करना। क्यों 6 महीने का? क्योंकि ये अपने पास स्टार्टिंग से था और ये अपने पास 10वें महीने पे आया। ठीक है, ये अपने पास ओल्ड फर्नीचर है, ये अपने पास न्यू फर्नीचर है। तो 40,000 के ऊपर अगर आप 6 महीने का डेप्रीशिएशन गिनते हो तो वो आ जाएगा 2,000, मतलब टोटल डेप्रीशिएशन इज 14। तो आपके पास 1,60,000 में अगर आप 14,000 माइनस कर देते हो तो 1,40,000 आपका फर्नीचर का फाइनल अमाउंट। ओके, और ये फर्नीचर का फाइनल अमाउंट आप इधर लिखो 146, और फर्नीचर का जो डेप्रीशिएशन है वो आप इधर लिखो। हाँ, 14 हो गया, डन, क्वेश्चन फिनिश। अभी आप एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करो। ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करोगे तो 11,88,000 प्लस 16,000 प्लस 1,60,000, मतलब आपका 13,64,000 आंसर आना चाहिए। 13,64,000, 13,64,000 में से आपका 3 20 6,08,000 और 14,000 माइनस करोगे तो 4,22,000, और ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 422 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें अगर दोनों को ऐड करते हैं ना, 4,32,000 बनता है, और ये भी 4,32,000 आना चाहिए। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? तो अगर माइनस करते हैं 432 में ये सब 16,000, 4,000, 8,000, ठीक है, 40,000, 20,000, 4,000, 4,000 और 14,000, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ तो 22,000 इज योर नेट प्रॉफिट। और इधर आप ब्रांच का टोटल कर लो बेटा। ब्रांच में देखो, पहले तो वो बैलेंस जो है ना उसका टोटल करते हैं। क्या है? 8,000, 18,000, 2,800, 2,00,000, 1,60, फिर 800, 146 आ रहा है, 5,95,600। और उसमें अगर आप ऐड करते हो सब कुछ, यहाँ पर 11,58,000, 40,000, 1,06,000, 80,000, फिर 4,000, मतलब आपका जो टोटल है वो 20,37,000, 20,37,000, 20,37,100। और इसमें से सब कुछ माइनस कर, देखो ऊपर सब कुछ माइनस करते जाएंगे। ऐसे 7,24,000 माइनस करो, 8,00,000, 40,000, 2,800, 8,000, 9,600, 40,000 और फिर 4,000, कितना आ रहा है? 3,22,000 फाइनली आंसर आ रहा है। हो गया, तो ये आपका फाइनल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।
मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर।